अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक जहां से मुमताज़ विद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एल्केन की प्रिपरेशन को देखा था कि एल्केन को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम अल्केन के रिएक्शंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अल्केन का है कंबस्शन रिएक्शन। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे अल्केन की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो तरह से होती है, एक होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी हमारे पास है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे अल्केन की नाइट्रेशन, इसकी नाइट्रेशन करेंगे और लास्ट पे हमारे पास होगा हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो बारी बारी इन तमाम स्टेप्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्केन, इसमें सबसे पहले है कंबस्टन रिएक्शन। तो कंबस्टन बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम इसको जलाएंगे तो ये हमारे पास एक अल्केन है, इसका रिएक्शंस करवाया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसको फ्लेम प्रोवाइड किया जाएगा, थोड़ा सा इनिशियल इग्निशन दिया जाएगा तो ये जल जाएगी और जलने पर क्या बना देगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना देगा। और यूँ ये हमें हीट प्रोवाइड करेंगे और जो टोटल हीट हमें 1 मोल मीथेन का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है वो है 891 किलो जॉल पर मोल। इसलिए लगाया गया है क्योंकि 1 मोल से ये हमारे पास हीट रिलीज होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। तो इस हीट को क्या कहा जाता है, हीट ऑफ कंबस्शन। ये याद रखिएगा। कंबस्शन इज द मेजर रिएक्शंस अक्रिंग इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल। हमारे ऑटोमोबाइल के इंजन के अंदर भी यही कंबस्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनसे उनकी मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट है फार्मूला फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला है हमारे पास CnH2n+2 + 3n+1/2O2। ये मिलकर कितने n कार्बन डाइऑक्साइड प्लस n+1 इंटू वाटर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला दिया गया है, ये फार्मूला आप किसी भी अल्केन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप बर्न करेंगे तो आपके पास बैलेंस इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। आप ये जो मीथेन है, यहाँ पे जो कार्बन है ये 1 कार्बन होती है, तो यहाँ पर जितने भी n होंगे वो आपने क्या लगा देने हैं, 1 लगा देने हैं। अगर आपको कोई कहेगा कि इथेन की कंबस्शन का बैलेंसिंग फार्मूला लिखें तो आप इजीली इस फार्मूले में जो n है उसको, तमाम n जितने भी n है आप उसको 2 लगा दीजिएगा, क्योंकि इथेन में कार्बन कितनी होती हैं, 2। तो यहाँ पे n जो है ये कार्बन की तादाद है। जितने कार्बन वाला आप बर्न करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन दरकार है आप वो लिख सकते हैं, उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी आप वो बता सकते हैं, और उससे कितने वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होंगे आप वो बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इस फार्मूले के ज़रिए आप किसी भी अल्केन की कंबस्शन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली कंबस्शन भी ऑक्सीडेशन ही होता है, आप उसको भी इसी कैटेगरी में ला सकते हैं क्योंकि हमने उसके अंदर भी ऑक्सीजन ही ऐड करवाई थी। ऑक्सीडेशन का मतलब एक ये भी होता है कि हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में पहले है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो अगर आप ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। यानी पहले क्या प्रोडक्ट बने थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये रिएक्शन आपके सामने आया जिसमें मीथेन को लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया। तो हमारे पास कुछ कार्बन तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होती, वो एज इट इज़ कार्बन की फॉर्म में रह जाती है, यानी कार्बन ब्लैक आ जाता है आपके पास। और फिर कुछ कार्बन सही तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार कम है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकती है, कार्बन डाई नहीं बना सकती। और साथ में हमारे पास क्या रिलीज़ हो जाते हैं, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 6 मोल्स। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या फ़र्क है कि कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, इनकम्प्लीट में कार्बन खाली कुछ रह जाती है और कार्बन डाई नहीं बन पाता बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिटेड होती है। ये ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट, इसीलिए हम इसको कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ से कई MCQs आते हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मीथेन दिखाया गया है और मीथेन के अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, यानी इसकी यानी कि इसकी ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन नेसेंट जनरेट करता है बाय द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट ऑक्सीजन की ब्रेक डाउन करता है और हमें एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इजीली हमारे एल्केन के अंदर ऐड हो जाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आता है तो देखिएगा, हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं वो है कॉपर
200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है और फिर अच्छा खासा प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है जो कि 200 atm है। इन कंडीशंस पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन होती है और ब्रेक डाउन होकर हमें क्या दे देती है, एक नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन अल्केन के अंदर ऐड होगा, आप एरो देख सकते हैं। तो जब ये अल्केन के अंदर यानी मीथेन के अंदर ऐड होगा तो क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, CH3OH। तो ये आपका क्या बन गया, मैथानॉल बन गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसी मैथानॉल के अंदर फर्दर मजीद ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब ये ऑक्सीजन, ये मैथानॉल है और मैथानॉल के साथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, मैं बता चुका हूँ कि हम कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो है कॉपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 atm। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है अब ये मैथानॉल के अंदर भी ऐड होगी। अब ऐड कैसे होगी, पहले जो आपको ग्रीन कलर के दायरे दिखाए गए हैं OH और H मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और कार्बन पर कितनी वैकेंसी खाली हो जाएंगी, 2 वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड OH यानी कि फॉर्मएल्डिहाइड और साथ में क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड को आप मैथानल भी कहते हैं, Al एंड पे आ जाता है जो कि बताता है कि ये एल्डिहाइड है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम मैथानल यानी कि जो एल्डिहाइड है ये भी मजीद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। सेम कैटलिस्ट कॉपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 atm प्रेशर के अंडर, और ये ऑक्सीजन जब ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को आप मैथानोइक एसिड भी कहते हैं। अब अगर मजीद इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाए, जो हमारे पास मैथानोइक एसिड है, सेम वही कंडीशंस, कॉपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 atm के अंडर, तो ये मैथानोइक एसिड जो है ये डिकम्पोज हो जाता है और सर्कल से दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है इन दोनों हाइड्रोजन जो रिमेनिंग रह गए हैं उनसे मिलकर वाटर बना देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि एल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल्स बनते हैं, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से क्या बना, एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएगा। तो ये लाइन आप बहुत ही अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आप किसी भी अल्केन की कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करके उसको किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक मीथेन है, मीथेन का नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया गया है। मैंने इसको HONO2 लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, और ये रिएक्शन होता है 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। अब क्या होगा कि जो नाइट्रिक एसिड का OH है वो मीथेन का H लेकर चला जाएगा, वाटर बन जाएगा और NO2 CH3 के साथ अटैच हो जाएगा और हम इसे कहेंगे ये है नाइट्रोमीथेन। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अक्सर MD-CAT में भी पूछा जाता है लेकिन बुक में नहीं है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम प्रोपेन की नाइट्रेशन करवाएं तो प्रोपेन की नाइट्रेशन में आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है कंडीशंस 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। जो प्रोपेन का टर्मिनल H है यानी बिल्कुल लास्ट कार्बन वाला जो H है, अगर वो OH के साथ मिलकर वाटर बना देता है तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ लग जाएगा, तो हम इसे कहेंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये प्रोडक्ट एक बन सकता है। और दूसरा प्रोडक्ट ये एक्सपेक्टेड है कि जो सेंटर वाली कार्बन है जिसे मिथाइलिन कहते हैं, वहाँ से जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ मिलकर वाटर बना दे और नाइट्रो ग्रुप फिर ऑब्वियसली कहाँ पर लग जाएगा, सेंटर वाली कार्बन के साथ लग जाएगा, तो हम इसे कहेंगे 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो मिथाइलिन होती है यानी जो सेंटर वाली कार्बन होती है वो ज़्यादा एसिडिक होती है, वो इजी से हाइड्रोजन को जाने देती है और इसीलिए हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरे वाला बनेगा। तो पहले वाला जो प्रोडक्ट है यानी 1 नाइट्रोप्रोपेन ये माइनर है, ये नहीं बन सकता, ये बहुत कम चांसेस हैं इसके बनने के। और जो दूसरा प्रोडक्ट है 2 नाइट्रोप्रोपेन ये मेजर प्रोडक्ट है और इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि मिथाइलिन का हाइड्रोजन जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये बात जहन में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में ऑब्वियसली हम अल्केन का रिएक्शंस करवाएंगे हैलोजेंस के साथ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ। अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द सक्सेसिवली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन कॉल्ड हैलोजिनेशन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है लेकिन आप ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्ट करेगी अल्केन के साथ, इसीलिए हम इसके रिएक्शंस नहीं करते हैं मोस्टली। क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत रीजनेबल और अच्छे तरीके से रिएक्ट करती है, ये रिएक्शन बहुत अच्छा
अच्छा देती है, इसीलिए डेफिनेशन में भी इसी को बताया गया है। आयोडीन का रिएक्शंस अल्केन के साथ बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो हम आयोडीन को भी मोस्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर अल्केन का रिएक्शंस आप फ्लोरीन के साथ करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिजल्ट आएगा हमारे पास, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी थोड़े चेंज बनते हैं। लाइक हमारे पास कार्बन अकेला आ जाता है और फिर फ्लोरिनेटेड अल्केन्स तो आनी ही है, और साथ में एसिड भी बन जाता है HF जिसे हम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा चेंज प्रोडक्ट में चला जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, और कंट्रोल में भी ये रिएक्शंस नहीं रहता। और अगर हम RH का रिएक्शंस करवाएं यानी अल्केन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाएं तो ये रिएक्शंस भी क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा, और रिप्लेसमेंट तो हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन आयोडीन को लेकर HI बना देगा और एक आयोडीन R के अंदर ऐड हो जाएगा और RI बन जाएगा, लेकिन ये स्लो रिएक्शन होता है। बाय द वे, हम क्लोरीन को अल्केन के अंदर ऐड करते हैं और इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये रिएक्शंस 3 तरह से होगा। सबसे पहला स्टेप 1 जिसे हम कहेंगे इनिशिएशन। तो हमारे पास एक मीथेन है और मीथेन के साथ क्लोरीन को ऐड किया गया है। ये रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम लाइट ना दें, यानी HV यहाँ पर लाइट को शो करेगा। तो आपके सामने क्लोरीन जो है ये दिखाया गया है, लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन ब्रेक डाउन होगा और क्लोरीन के सेंटर से होमोलाइटिक होगी और इसके एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाएंगे। लाइट की मौजूदगी में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और 2 फ्री रेडिकल बना देगा। तो ये क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल बन चुके हुए हैं। तो स्टेप 2 में क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोपेगेशन होगा, यानी रिएक्शन कंटिन्यू करना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और जब क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया तो इसके साथ मीथेन थी तो ये मीथेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल आप देख सकते हैं कि मीथेन के H के ऊपर अटैक कर रहा है और उससे हाइड्रोजन ले गया। जब वो उससे हाइड्रोजन ले जाएगा तो HCl बन जाएगा, और बाकी जो मिथाइल ग्रुप है, जो CH3 ग्रुप है, उसके ऊपर रेडिकल बन जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। बाकी हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन के साथ रिएक्शन बना चुका हुआ है। अब मिथाइल जो फ्री रेडिकल बन चुका हुआ है, ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बाकी मौजूद होंगे, तो वो उन क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया तो वहाँ से क्लोरीन को ये पकड़ लेगा और दूसरी क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पर हो जाएगी और वो क्या बन जाएगी, फ्री रेडिकल बन जाएगी। और यूँ आपके पास पहला प्रोडक्ट यानी सक्सेसिवली पहला प्रोडक्ट बन जाएगा जिसे हम क्लोरो मीथेन कहेंगे, लेकिन साथ में क्लोरीन बनी हुई है जो कि फ्री रेडिकल है, ये इसको क्या करेगी, दोबारा इस पर अटैक कर देगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर यही क्लोरीन ने दोबारा रिएक्शन कर दिया क्लोरोमीथेन के ऊपर और उसके हाइड्रोजन को क्या कर लेगी, एक्सट्रैक्ट कर लेगी, और जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो उसके ऊपर चला जाएगा और इसी तरह वो एक रेडिकल बन जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल बना ये दोबारा से किसी एक न्यूट्रल क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और ये अटैक करेगा उसके ऊपर, तो वहाँ से क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरीन को पकड़ लेगा और उसका दूसरी क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको वापस कर दिया जाएगा। तो वो क्लोरीन क्या बन गई, फ्री रेडिकल। और इस तरह हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन गया, डाइक्लोरोमीथेन। अब ये अगेन वही प्रोसेस होगा कि जो फ्री रेडिकल क्लोरीन का बना है ये मज़ीद एक और हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी और वहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेगी हाइड्रोजन को और कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी वो उसका रेडिकल बन गया और ये स्टेबल प्रोडक्ट HCl सेपरेट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल है, ये अगेन अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और स्टेबलाइज करने के लिए फ्री क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और उसके ऊपर अटैक करके वहाँ से क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन। और याद रखिएगा इसे क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो फ्री रेडिकल बना है क्लोरीन का ये मज़ीद जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर अटैक कर देगा। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको शो करवाया है कि जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है ये दोबारा क्लोरोफॉर्म पर अटैक करता है और वहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, HCl बना देगा और उस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर वापस चला जाएगा। ट्राई क्लोरो कार्बन का फ्री रेडिकल बन चुका हुआ है। अब ट्राई क्लोरो कार्बन का जो फ्री रेडिकल है ये एक और क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, वहाँ से क्लोरीन को पकड़ लेगा और यूँ बन गया टेट्रा क्लोरोमीथेन और हमारे पास जो दूसरी क्लोरीन है उसके ऊपर फ्री रेडिकल आ चुका हुआ है और ये फ्री रेडिकल किसी और मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर देगा और इसी तरह ये रिएक्शंस जो हैं ये प्रोसीड होते रहेंगे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टेप 3 है वो टर्मिनेशन का है। टर्मिनेशन कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर रिएक्शन को टर्मिनेट
कर सकते हैं। तो टर्मिनेशन में लाजमी नहीं है कि कोई दो स्पेसिफिक रेडिकल ही आपस में मिलकर टर्मिनेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी दो रेडिकल जो हैं वो आपस में मिलकर रिएक्शंस को उसी वक्त रोक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिथाइल के 2 फ्री रेडिकल बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये भी जनरेट होते हैं। अगर आप मेरा रिएक्शन दोबारा से देखें, ये चूँकि प्रीवियस रिएक्शंस के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं बना था, इसीलिए मैंने टर्मिनेशन के अंदर ये प्रोडक्ट बना के भी आपको दिखाया है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि रिएक्शंस की सीरीज़ के अंदर इथीन भी बनती है। सॉरी, ये इथेन है, इथेन बनेगा। तो हम देख लेते हैं पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने बने थे पूरे ओवरऑल रिएक्शंस के अंदर। सबसे पहले बना था क्लोरोमीथेन, फिर बना था डाइक्लोरोमीथेन, फिर बना था ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर बना था टेट्राक्लोरोमीथेन, और इथेन भी इसी रिएक्शंस में ही बनता है। थैंक यू सो मच।